दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द मिडनाइट स्टूडियो का फाइनल एपिसोड। जिसने भी एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 15 तक के एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं वो जाकर इस वीडियो का पहला पार्ट देख सकते हैं। पहले पार्ट का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। एपिसोड 15 के लास्ट में हमने देखा था कि जादुई कैमरे और फोटो स्टूडियो की ओनर अब हानबुम बन गई है, और वहीं एपिसोड 15 के लास्ट में हमने देखा था कि एंजल ऑफ डेथ सोकीजू के सामने प्रकट होते हैं, जहाँ सोकीजू गुस्सा होकर एंजल ऑफ डेथ पर हमला करने की कोशिश भी करता है। पर एंजल ऑफ डेथ के पास अनंत और असीम शक्तियां हैं, इसलिए सोकीजू एंजल ऑफ डेथ का एक बाल भी वाका नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ हानबुम अपनी अलमारी को खोलकर देखती है तो वह पाती है कि यह अलमारी तो फोटो स्टूडियो का एक गेट बन चुका है, यानी अब हानबुम फोटो स्टूडियो के ओनर बन चुकी है। इसलिए अब फोटो स्टूडियो भी जादुई तरीके से सोकीजू के कमरे से हानबुम के कमरे में शिफ्ट हो गया है। एपिसोड 16 की शुरुआत में हम देखते हैं हानबुम जादुई फोटो स्टूडियो के अंदर प्रवेश करती है और अपने सामने जादुई कैमरे को देखकर दंग रह जाती है। हालांकि हाल ही में हानबुम के हाथों में वो निशान बना हुआ था जो इस फोटो स्टूडियो के ओनर का साइन होता है, पर हानबुम को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह खुद ही फोटो स्टूडियो के ओनर बन जाएगी। इसीलिए अब वह इस हकीकत से रूबरू होकर काफी शौक में दिखाई पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ सोकीजू यह जानकर रोने लगा है क्योंकि वह हानबुम से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वह हानबुम की जान को जोखिम में नहीं डाल सकता। वह जानता है कि इस काम में कितना ज्यादा रिस्क है, पर उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का सता रहा है कि अगर हानबुम फोटो स्टूडियो के ओनर बन रही है तो हानबुम के 35 साल की उम्र होने पर एंजल ऑफ डेथ हानबुम के प्राण छीनने भी आएगा। इसलिए वह आंख में आंसू ले दौड़ता हुआ घर की तरफ हानबुम से मिलने जाता है। सोकीजू घर पहुंचते ही हानबुम को गले लगाता है। वह हानबुम के हाथों में फोटो स्टूडियो के ओनर का निशान देखकर दुखी होते हुए कहता है कि आखिर उसने उसे इस निशान के बारे में क्यों नहीं बताया। इसके बाद सोकीजू उस अलमारी को अच्छी तरीके से लॉक कर देता है क्योंकि वह फोटो स्टूडियो से हानबुम का जरा भी संपर्क नहीं होने देना चाहता। हानबुम कहती है, तुम जानते हो ना, यह सब करके कुछ नहीं होगा। सोकीजू हानबुम को फिर से गले लगाते हुए प्रॉमिस करता है कि वह सब कुछ पहले जैसा कर देगा, और इस तरह दोनों किस्मत के इस हेर फेर को देखकर काफी उदास नजर आ रहे थे। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां हानबुम ऑफिस के लिए निकलती है। तभी सोकीजू भी उसके साथ जाने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि अब हानबुम फोटो स्टूडियो के ओनर बन चुकी है, इसलिए वह जानता है भूत हानबुम को बहुत परेशान करने वाले हैं। पर हानबुम उसे साथ आने से मना कर देती है क्योंकि वह सोकीजू को इस तरह अपने साथ आकर सोकीजू को बोर होते हुए नहीं देख सकती। अगले सीन में हम सोकीजू को देखते हैं जहाँ सोकीजू ने अब कमर कस ली है। वह हानबुम को इस फोटो स्टूडियो से छुटकारा दिलाने की प्लानिंग में लगा हुआ है। वह एंजल ऑफ डेथ से मिलने के उपाय खोजने लगता है क्योंकि एक एंजल ऑफ डेथ ही है जो हानबुम को इस श्राप से मुक्ति दिलवा सकता है। वहीं सोकीजू इस तथ्य से पहले से ही अवगत है कि एंजल ऑफ डेथ इस दुनिया में नहीं बल्कि भूतों की दुनिया में रहता है। इसलिए सोकीजू फोटो स्टूडियो के इतिहास के पन्नों में एंजल ऑफ डेथ से मिलने के लिए भूतों की दुनिया में जाने का रास्ता खोजने लगता है, और सोकीजू अपने अंकल द्वारा की गई खोजबीन के कड़ियों और पन्नों को भी उलटफेर करता है क्योंकि 15 साल पहले उसके अंकल भी उस जादुई कैमरे को भूतों की दुनिया में लेकर जाना चाहते थे। और अपने अंकल द्वारा की गई खोजबीन की जांच करते हुए सोकीजू को पता चलता है कि उसके अंकल ने भूतों की दुनिया में जाने का रास्ता खोज लिया था। अब सोकीजू इतना तो जान चुका था कि भूतों की दुनिया में जाने का रास्ता जंगजिन टनल के आसपास है। तभी तो उस एक्सीडेंट वाली रात सोकीजू के अंकल जंगजिन टनल की तरफ निकले थे। सोकीजू और ज्यादा गहराई में जाकर खोजबीन करता है जहां उसे अपने अंकल द्वारा जमा की गई जानकारी मिलती है, जिसमें अमावस्या की रात का जिक्र किया होता है जो हर 3 साल में एक बार होता है। सारी कड़ियों को मिलाने पर सोकीजू को ज्ञात होता है कि सिर्फ अमावस्या वाली रात को ही भूतों की दुनिया में जाया जा सकता है, और वह भी उस अमावस्या वाली रात को जो हर 3 साल में एक बार होता है। अब सोकीजू जानता था कि कुछ ही दिनों में अमावस्या वाली रात आने वाली है, परंतु अभी भी सोकीजू भूतों की दुनिया में जाने का रास्ता खोज नहीं पाया था। वहीं सोकीजू को जंगजिन टनल के जंगल में एक 200 साल पुराने टेम्पल के बारे में पता चलता है। सोकीजू का मानना था हो न हो उस टेम्पल के बाबा को भूतों की दुनिया में जाने का रास्ता अवश्य मालूम होगा, क्योंकि कहा जाता है कि वह बाबा पिछले 200 सालों से उस टेम्पल की रखवाली कर रहा है। इसलिए सोकीजू अपना बैग पैक करके जंगजिन टनल की तरफ उस बाबा से मिलने निकल पड़ता है। जंगजिन टनल के जंगल में पहुंचते पहुंचते उसे रात हो जाती है। तभी उसकी मुलाकात उस 200 साल की उम्र के उस टेम्पल के बाबा से होती है। सोकीजू बाबा से भूतों की दुनिया के गेट के बारे में पूछता है। बाबा सोकीजू से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है इस जंगजिन टनल को मौत का टनल क्यों कहा जाता है? वह इसीलिए क्योंकि आज तक जिसने भी भूतों की दुनिया के गेट को खोजने की कोशिश की है वह जिंदा वापस नहीं लौटा है।
और अब उनकी आत्माएं इस रास्ते पर भटक रही है। क्या तुम फिर भी भूतों की दुनिया के गेट को खोजना चाहते हो? सोकीजू कहता है, अगर यही एक तरीका है जिससे हनबुम को बचाया जा सकता है तो मैं अपनी बलि देने के लिए भी तैयार हूँ। सोकीजू के मुंह से यह सुनकर बाबा काफी प्रभावित होते हैं, क्योंकि बाबा ने काफी कम ही लोग देखे थे जो अपने लिए नहीं बल्कि अपने करीबी लोगों के लिए वहां जाना चाहते थे और अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार थे। यह सुनते ही बाबा अपनी असली रूप में आ जाते हैं। वह बाबा असल में कोई इंसान नहीं था, वह आत्मा थी जो पिछले 150 सालों से इस टेम्पल की रखवाली कर रही थी। बाबा सोकीजू को चेतावनी देते हुए भूतों की दुनिया में जाने का रास्ता बता देते हैं। सीन शिफ्ट होता है शहर की तरफ। बाबा से मिलने के बाद सोकीजू वापस आ चुका है, क्योंकि भूतों की दुनिया में उस कैमरे को लेकर जाने से पहले वह हनबुम के साथ एक लास्ट डेट पर जाना चाहता है। इसीलिए वह अपनी BMW लेकर हनबुम के ऑफिस के बाहर पहुंचता है। हनबुम को गाड़ी में बिठाकर वह उसे डेट पर लेकर जाता है, जहां अगले सीन में हम हनबुम और सोकीजू को एक झूले पर बैठे हुए देखते हैं। हनबुम इस तरह सोकीजू के साथ समय बिताकर काफी खुश नजर आ रही थी। हनबुम को खुश देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह भूल चुकी हो कि मिडनाइट फोटो स्टूडियो की एक बला भी उसके सर पर नाच रही है। तभी सोकीजू इमोशनल होते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा कब तक चलेगा? पता है, मुझे ना इतना ग्रीडी नहीं होना चाहिए था। मेरे लालच की वजह से ही तुम्हें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मुझे तुम्हें अपने मसलों पर घसीटना ही नहीं चाहिए था। यूं इस तरह तुम्हारे सेफ जोन का फायदा उठाने के लिए तुम्हारे नजदीक नहीं आना चाहिए था। अगर मैं इतना लालची नहीं होता तो आज तुम पर यह मुसीबत ना आती। यह सुनकर हनबुम भी इमोशनल हो जाती है, पर उसकी आंखों से आंसू तब निकलने लगते हैं जब सोकीजू उसे अलविदा कहता है। सोकीजू कहता है, तुम्हें इस सब से छुटकारा दिलाने का एक उपाय तो मिल गया है, बस एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। उस कैमरे को मुझे भूतों की दुनिया में लेकर जाना पड़ेगा और कैमरे को एंजल ऑफ डेथ को सौंपना होगा। तो क्या तुम कुछ समय के लिए मेरे वापस लौटने का इंतजार करोगी ना प्लीज? यह सुनकर हनबुम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अभी अभी तो उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो रहा था, पर यूं सोकीजू की जाने की बात सुनकर उसका दिल बैठ जाता है, क्योंकि वह सोकीजू से एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हनबुम गुस्से में वापस घर की तरफ जाने लगती है। वह सोकीजू से कहती है, एक जीवित इंसान कैसे भला भूतों की दुनिया में जा सकता है? यह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तुम्हें कोई दूसरा उपाय निकालना होगा। नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। सोकीजू कहता है, तुम इस कैमरे के बोझ को अपने कंधों में कैसे ढोओगी? तुम्हें पता है ना, यह कैमरा तुम्हारी मौत का कारण बनेगा, और यह सब जानते हुए भी मैं कैसे चुप बैठ सकता हूँ? मुझे उस कैमरे को उसकी सही जगह भूतों की दुनिया में लेकर जाना ही होगा। वहीं हनबुम भी आगे कहती है, तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की खातिर भूतों की दुनिया में भेज दूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। इतना कहकर हनबुम घर की तरफ चली जाती है। हनबुम की बातों से साफ साफ मालूम पड़ रहा था कि वह सोकीजू को भूतों की दुनिया में नहीं भेजना चाहती। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, जहां हनबुम अपने लॉयर वाले काम के साथ साथ फोटो स्टूडियो में आए घोस्टों को भी अटेंड कर रही थी। हालांकि इस जादुई फोटो स्टूडियो को संभालना और भूतों की फोटोज लेना हनबुम के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर रहा था, परंतु वह हार नहीं मानना चाहती थी, क्योंकि वह सोकीजू को भूतों की दुनिया में नहीं भेज सकती थी। इस तरह अमावस्या वाली रात भी नजदीक आ रही थी। यूं तो हनबुम को इस मुसीबत से निकालने के लिए सोकीजू का भूतों की दुनिया में जाने का फैसला अटल था, पर वहीं इस तरह हनबुम को उदास देखकर और बिना हनबुम की मंजूरी के जाने पर सोकीजू का दिल भी थोड़ा बेचैन हो रहा था। वहीं हनबुम की सोकीजू को रोकने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई और फाइनली हनबुम सोकीजू द्वारा भूतों की दुनिया में जाने के फैसले पर राजी हो जाती है। वह सोकीजू के गले लग जाती है, क्योंकि उसे डर है न जाने भूतों की दुनिया में सोकीजू को कौन कौन से मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और आखिरकार अमावस्या वाली रात भी आ जाती है। करीब शाम के 5 बजे हुए हैं। सोकीजू जादुई कैमरे को बैग में डालकर हनबुम को अलविदा कहते हुए उसे आगाह करता है कि आज अमावस्या की रात है, तो बुरे भूतों की शक्तियां आज अपने चरम पर होंगी। बुरे भूत तुम पर हमला करने की बहुत सारी कोशिशें करेंगे, क्योंकि तुम अभी इस जादुई कैमरे और मिडनाइट फोटो स्टूडियो की ओनर हो। तो किसी भी हालत में इस फोटो स्टूडियो से बाहर मत आना। सोकीजू की एडवाइस सुनकर हनबुम हाँ में सर हिलाते हुए और आगे मुंह बनाते हुए सोकीजू को चेतावनी देते हुए कहती है, अगर तुम जल्दी वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगी और ब्लाइंड डेट पर जाना स्टार्ट कर दूंगी। तभी सोकीजू हनबुम का हाथ पकड़कर उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं कल सूर्य उदय होने से पहले ही वापस आ जाऊंगा। और इस तरह मैनेजर गो को हनबुम की रखवाली की जिम्मेदारी सौंपकर सोकीजू बढ़ चलता है भूतों की दुनिया में जाने वाले रास्ते की तरफ। टेम्पल के बाबा ने सोकीजू को भूतों की दुनिया का रास्ता बताते हुए कहा था, तुम्हें यह जंगजिन टनल की पहाड़ी दिख रही है, बस तुम्हें इस पहाड़ी को पार करते हुए इसके दूसरे छोर तक पहुंचना है, और जैसे ही पहाड़ी के दूसरे छोर तक पहुंच जाओगे तो पहाड़ी के नीचे तुम्हें भूतों की दुनिया का एक गेट मिलेगा। परंतु बाबा ने सोकीजू को आगाह भी किया था कि पहाड़ी के दूसरे छोर तक पहुंचना
इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी आत्माएं उससे कैमरा छीनने की कोशिश करेंगी। बाबा के कहे मुताबिक सोकेजू कैमरे को बैग में लेकर जंगजिन टनल के अंतिम छोर की तरफ चलने लगता है, परंतु रास्ते में बहुत सारे भूत उस पर हमला कर देते हैं और उससे जादुई कैमरा छीनने लगते हैं। वह अपने आप को बचाते हुए अपनी जान को जोखिम में डालकर पहाड़ी के दूसरे छोर की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शहर में हनबुम, उसकी बेस्ट फ्रेंड और घोस्ट पार्टनर मैनेजर गो, इन सभी पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है, क्योंकि आज अमावस्या की रात है, इसलिए सभी बुरे भूतों की शक्तियां अपनी चरम पर है, उनकी शक्तियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए सभी भूत फोटो स्टूडियो का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन भूतों को भी यही कैमरा चाहिए। वहीं हनबुम और उसकी बेस्ट फ्रेंड और मैनेजर गो, ये तीनों भूतों को रोकने में असफल दिखाई पड़ रहे हैं और भूत दरवाजा तोड़कर फोटो स्टूडियो के अंदर घुस जाते हैं। हनबुम समेत उसकी बेस्ट फ्रेंड और होस्ट पार्टनर मैनेजर गो तीनों अपने आप को बचाने के लिए घर से बाहर की तरफ भागते हैं। तभी हनबुम को एक आइडिया सूझता है, क्योंकि वह जानती है वह खुद जादुई कैमरे की ओनर है, इसलिए भूत सिर्फ उसके पीछे पड़े हैं। इसलिए वह मैनेजर गो और अपनी बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए उन्हें एक गाड़ी में बिठा देती है और खुद एक अकेले गली में भागने लगती है, ताकि भूत उसके दोस्तों को छोड़कर सिर्फ उसके पीछे आ सके। और वहीं दूसरी तरफ सोकेजू भी कैमरे को हाथ में पकड़े भूतों से बचते बचते दौड़ते हुए पहाड़ी के दूसरे छोर पर पहुंच जाता है, परंतु कहीं भी उसे भूतों की दुनिया में जाने का गेट नजर नहीं आता। तभी अचानक उसे इस काली अंधेरी रात में दूर एक प्रकाश की किरण दिखाई देती है। जब वह दौड़ता दौड़ता उस प्रकाश की किरण के नजदीक पहुंचता है तो वह देखता है यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेट बना हुआ है और यह प्रकाश की किरण गेट के दूसरी तरफ से आ रही है और वह समझ जाता है कि यही भूतों की दुनिया में जाने का द्वार है और सोकेजू उस गेट के अंदर प्रवेश कर जाता है। गेट के अंदर प्रवेश करते ही वह अपने आप को एक बहुत बड़ी गुफा के अंदर पाता है। हालांकि यह कोई गुफा नहीं थी, यह एंजल ऑफ डेथ का साम्राज्य था और यह वही जगह थी जहां से सोकेजू के पूर्वजों ने 200 साल पहले यह कैमरा चुराया था। तभी सोकेजू जल्दी जल्दी में उस कैमरे को उसके सही स्थान पर रखने की कोशिश करता है। अचानक एंजल ऑफ डेथ वहां पर प्रकट हो जाते हैं, पर वह सोकेजू को कोई हानि नहीं पहुंचाते, क्योंकि एंजल ऑफ डेथ, जिसे यमराज भी कहते हैं, वह कोई बुरा यमराज नहीं है या फिर उसकी सोकेजू से कोई पर्सनल दुश्मनी वगैरह नहीं है। एंजल ऑफ डेथ ने तो बस सोकेजू के पूर्वजों को कैमरे को चुराने की गलती की सजा दी थी और बदले में उनकी इच्छा भी पूरी की थी। तभी एंजल ऑफ डेथ सोकेजू को रोकते हुए कहते हैं, एक जीवित मनुष्य की मेरी दुनिया में आने की हिम्मत कैसे हुई। तभी सोकेजू बिना डरे एंजल ऑफ डेथ की आंख में आंखें मिलाते हुए कहता है, मैं बस इस कैमरे को उसकी सही जगह पर पहुंचाने आया हूं। और इस तरह वह कैमरे को जमीन पर रखते हुए सोकेजू आगे कहता है, क्योंकि अब कैमरा यहाँ पर पहुंच चुका है तो अब हनबुम का शराब खत्म, राइट, और उसका अब फोटो स्टूडियो और भूतों से कोई लेना देना नहीं रहेगा। सही कहा ना मैंने? यह सुनकर एंजल ऑफ डेथ कहता है, हाँ, अब कैमरा इस दुनिया में पहुंच गया है तो तुम्हारी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं रहा। तभी एंजल ऑफ डेथ सीन में एक ट्विस्ट लाते हुए कहते हैं, पर तुम्हें क्या लगता है, तुम भूतों की दुनिया में आने के बाद वापस जिंदा अपनी दुनिया में जा पाओगे? और क्या कभी तुमने इस बारे में सोचा कि कैसे तुम्हारे पूर्वज इस भूतों की दुनिया में आने के बाद अपनी इंसानों की दुनिया में वापस जाने में सफल हो पाए? एंजल ऑफ डेथ कहता है, यह सब मुमकिन हो पाया सिर्फ इस कैमरे की वजह से। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि अगर तुम अपनी दुनिया में जिंदा वापस जाना चाहते हो, तुम इंसानी दुनिया में जिंदा वापस जाना चाहते हो, तो इस कैमरे को साथ में लेकर जाना ही पड़ेगा और बदले में तुम्हें अपनी चहेती हनबुम की जान को गुड बाय कहना पड़ेगा, क्योंकि यही कर्ज है और नियम यही कहता है। एंजल ऑफ डेथ आगे कहता है, बिना कैमरे के जाओगे तो ना ही तुम्हें वापस जाने का रास्ता मिलेगा और यहाँ के बुरे भूत तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर सोकेजू काफी गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आते हुए वह एंजल ऑफ डेथ से कहता है, क्यों तुम हम इंसानों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो? और इतना कहकर वह एंजल ऑफ डेथ पर एक प्रहार करता है। पर जैसा कि हम जानते हैं, एंजल ऑफ डेथ कोई भगवान से कम नहीं है, इसलिए सोकेजू अगेन उसका एक बाल भी बांका नहीं कर पाता। वहीं सोकेजू कैमरे को वापस इंसानों की दुनिया में तो लेकर नहीं जाने वाला था, पर अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी जान भी चली जाएगी। अब सोकेजू काफी संकट की घड़ी में फंस गया था, पर उसने ठान लिया था कि कैमरे को भूतों की इसी दुनिया में छोड़कर वह वापस जिंदा अपनी दुनिया में लौटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसने हनबुम से जिंदा वापस लौटने का प्रॉमिस किया हुआ था। इसीलिए वह एंजल ऑफ डेथ को वह कैमरा सौंप कर उसके अड्डे से बाहर की तरफ भागता है। तभी चारों तरफ से भूकंप आने लगते हैं। आसपास जितने भी बुरे भूत थे वे सोकेजू पर हमला करने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। सोकेजू भी पूरी जान लगाकर उस गुफा जैसी दिखने वाली एंजल ऑफ डेथ के अड्डे से बाहर की तरफ भागता है। बहुत भागने के बाद वह भूतों से पीछा तो छुड़ा लेता है और उस अड्डे से बाहर भी निकल जाता है, पर
उसे अब वापस इंसानों की दुनिया में जाने का गेट नहीं मिल रहा था, वह भूतों की दुनिया में ही फंस चुका था। तभी भागते भागते उसका पांव फिसलता है और पत्थरों में सर टकराने की वजह से वह बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ इंसानों की दुनिया में हम देखते हैं जो बुरे भूत हानबुम का पीछा करते हुए उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे, अचानक सभी भूत हवा में ही कहीं गायब हो जाते हैं और हानबुम की जान बच जाती है और हानबुम के हाथ से वह फोटो स्टूडियो के ओनर का निशान भी मिटते हुए दिखता है। यह देखकर हानबुम के चेहरे पर खुशी के आंसू होते हैं, क्योंकि वह इस बात से जागरूक थी कि भूतों के इस तरह के गायब होने और उस निशान के मिटने का एकमात्र संकेत यह है कि सोकेजू कैमरे को भूतों की दुनिया में ले जाने में सफल रहा और अब फोटो स्टूडियो और जादुई कैमरे से उसका पीछा हमेशा के लिए छूट चुका है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन की रात की तरफ। हानबुम सोकेजू का वापस लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। तभी मैनेजर गो आकर हानबुम को बताता है कि सोकेजू के भूतों की दुनिया से वापस लौटने के कोई भी संकेत नहीं मिले हैं। यह सुनकर हानबुम का दिल बैठ जाता है, वह फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि हानबुम को डर है कहीं सोकेजू के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। और इस तरह सोकेजू के इंतजार में 1 साल बीत जाता है, जहां अब बहुत कुछ बदल चुका है। घोस्ट पार्टनर मैनेजर गो ने भूतों को ट्रेनिंग देने का काम स्टार्ट कर दिया है। हानबुम की बेस्ट फ्रेंड भी अपनी कंपनी में काफी अच्छी पोजीशन पर पहुंच गई है और बात करें हानबुम की तो वह शहर की एक जानी मानी लॉयर बन चुकी है। आए दिन अखबारों में उसकी काबिलियत की चर्चाएं होती रहती है, पर अभी भी हानबुम हर रोज उस फेरिस व्हील या झूले पर बैठकर सोकेजू को मैसेज करते हुए दिखती है, क्योंकि सोकेजू आज तक भूतों की दुनिया से वापस नहीं लौट पाए। आज भी हानबुम सोकेजू को याद करती है तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वह अभी भी सोकेजू के लौटने का इंतजार कर रही है और तभी सीन शिफ्ट होता है भूतों की दुनिया में सोकेजू की तरफ, जो अभी भी पत्थरों से टकराने से जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है। जी हाँ, सोकेजू पिछले 1 साल से पत्थरों से टकराने से जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है। जी हाँ, सोकेजू पिछले 1 साल से पत्थरों से टकराने से जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है, क्योंकि भूतों की दुनिया में समय थोड़ा अलग तरीके से चलता है। जीवित दुनिया का 1 साल यहाँ भूतों की दुनिया में कुछ ही घंटों के बराबर होता है। दोस्तों, वो कहते हैं ना, जिंदगी में जब भी मौका मिले लोगों का भला करते रहना चाहिए, न जाने कब कौन तुम्हारे मुसीबत में तुम्हारे काम आ जाए। ठीक ऐसा ही कुछ होता है सोकेजू के साथ। सोकेजू जमीन में बेहोश पड़ा था, तभी अचानक एंट्री होती है यूहे की। यूहे को भूल तो नहीं गए ना? लगता है आप में से बहुत लोग यूहे को भूल चुके हैं। चलो आपकी याददाश्त थोड़ा सा ताजा करते हैं। यूहे को हमने एपिसोड 2 में देखा था। हाँ, वही यूहे जिसे बिरोम की भूत भगाने वाली तलवार चाहिए थी अपने छोटे भाई के बर्थडे गिफ्ट के लिए, और सोकेजू ने यूहे की आत्मा को मुक्ति दिलाने से पहले बिरोम की तलवार लाकर दी थी। तो यूहे सोकेजू को होश में लाता है। यूहे को सामने देखकर सोकेजू चौंक जाता है। वह यूहे से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी यूहे सरकास्टिक से अंदाज में कहता है, तुम एक घोस्ट से ये सवाल कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि एक जीवित इंसान मेरी इस भूतों की दुनिया में कर क्या रहा है। यूहे एक घोस्ट था, वह सोकेजू की सिचुएशन समझ गया था, इसलिए बिना देरी किए वह सोकेजू को अपने पीछे पीछे आने को कहता है। सोकेजू को कुछ समझ नहीं आता, फिर भी वह यूहे के पीछे पीछे चल पड़ता है। यूहे सोकेजू को इंसानों की दुनिया में जाने वाले गेट के पास लेकर जाता है और वहीं यूहे अपनी मुख पर एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए सोकेजू को अलविदा कहता है। यह देखकर सोकेजू काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन एक 10 साल का बच्चा उसकी इतनी बड़ी मदद करेगा। सोकेजू भी यूहे को अलविदा कहते हुए इंसानों की दुनिया के गेट के अंदर प्रवेश कर जाता है। और अब फाइनली सीन शिफ्ट होता है हानबुम के पास। रात का समय था, हानबुम अपने काम से लौट रही थी और वह काफी उदास भी नजर आ रही थी। तभी वह अचानक देखती है कि एक आदमी उसके घर के टेरिस पर खड़ा हो रखा है। जब वह गौर से उसके नजदीक जाकर उसे देखती है तो हानबुम की आंखों में एक चमक और खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि यह सोकेजू था। सोकेजू के सामने जीवित देख वह दौड़ी दौड़ी उसके गले लग जाती है और दोनों एक दूसरे को ताबड़तोड़ लिप किस करने लगते हैं। और एक बार फिर से सोकेजू, हानबुम और उसकी बेस्ट फ्रेंड और घोस्ट पार्टनर मैनेजर को, इन सब की जिंदगी खुशहाल हो जाती है। चारों ओर बस खुशियां ही खुशियां हैं और ये चारों एक दूसरे के साथ रहकर खुशी खुशी जीवन यापन करने लगते हैं और ये चारों एक दूसरे के साथ रहकर खुशी खुशी जीवन यापन करने लगते हैं। और इस तरह यह सीरीज हमें एक हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर अलविदा कह देती है। दोस्तों, ड्रामा पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सिर्फ यह सीरीज खत्म हुई है, हमारा और आपका साथ नहीं, तो बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ